लड्डू के अंदर औषधि दी थी कि मुनिराज महाराज को कोई महाबीमारी थी और उस बीमारी को दूर करने के लिए उन्होंने एक लड्डू के अंदर औषधि दी थी और इतने विशुद्ध परिणाम वहां पर उनके थे कि उन्होंने उस समय वेटिधारी मुनिराज थे, उनको जब वो औषधि दी उनके लिए तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन किया। तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन होता है केवली, सुर केवली आदि के पात्र है। यदि केवली हो उस समय तो तीर्थंकर प्रकृति बनेगी। वर्तमान में कोई तीर्थंकर प्रकृति नहीं मान सकता, ना अभी वर्तमान में ना कोई केवली है ना श्रुत केवली है, इसीलिए तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन नहीं होता। ठीक है, चलिए चित्रा पृथ्वी, ये जो चित्रा पृथ्वी है ध्यान से सुने, ये जो रचना है ये कहां पर है? चित्रा पृथ्वी पर। ठीक है, चित्रा पृथ्वी चमकती है, लेकिन ये मान लीजिए चित्रा पृथ्वी है, ये क्या है? चित्रा पृथ्वी है। ये बने हुए हैं असंख्या द्वीप समूह, समझ में आ रहा है? ये तो चमकती है, फिर हमें क्यों नहीं दिखती चमक? ये जो चित्रा पृथ्वी के ऊपर योजनों में मल जमा हुआ है, गंदगी जमी हुई है, मिट्टी जमी हुई है। ये जो है ये चित्रा पृथ्वी के ऊपर ये गंदगी है, मिट्टी है। ये चित्रा पृथ्वी नहीं है जिस पर हम बैठे हुए हैं, चित्रा पृथ्वी और नीचे है, उसके ऊपर ये गंदगी है। एक ऐसा समय आता है जब ये चित्रा पृथ्वी के ऊपर ये जो मिट्टी है ये सारी साफ हो जाती है। एक समय, वो समय उसमें लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा किस समय होता है, शायद काल परिवर्तन के टाइम ऐसा होता है। जब भी उत्सर्पणी अवसर में काल परिवर्तन के समय ऐसा होता है कि यहाँ की जो गंदगी है ये सारी समुद्रों में जाकर के, लवण समुद्र में, किस समुद्र में? लवण समुद्र में जाकर के पूरी भर जाती है, तो चित्रा पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देती है, पूरी पृथ्वी की चमकती है, फिर धीरे धीरे गंदगी बना जाती है। ठीक है, चलिए अब कौन बताएगा कि हम इस चित्रा पृथ्वी पर कौन सी दिशा में रहते हैं? ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। हम दक्षिण में रहते हैं, मतलब पूरे मध्य लोक का सेंटर क्या है? सुमेरु। हम सुमेरु से किस दिशा में हैं? सुमेरु से दक्षिण दिशा में। सुमेरु से पूर्व दिशा ये है, सुमेरु से पश्चिम दिशा ये है, सुमेरु से उत्तर दिशा ये है। मतलब हम जहां पर रह रहे हैं भरत क्षेत्र में, तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर दिशा ये सामने है, यहां लाखों योजना दूर आगे सुमेरु है। आप कहो सुमेरु इस तरह का नहीं होगा क्योंकि ये पूर्व दिशा है। हमारे किस दिशा में है? हमारे लिए उत्तर दिशा में है ना, हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारे लिए उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में है हमारे लिए कौन? सुमेरु। ठीक है, तो सुमेरु के हम दक्षिण में रहते हैं और सुमेरु हमारे लिए उत्तर में है। समझ में आ रही है रचना? ये जमीन पर है ऐसे। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया। चलिए, कल अपन ने सूत्र पढ़ा था भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, ऐरण्यवत, ऐरावत, वर्षा, क्षेत्राणि, ये 7 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ा था हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिण, शिखरिणो, वंशधर, पर्वता। ये 6 पर्वत हैं जो इन 7 क्षेत्रों का विभाजन करते हैं। पूरा जम्बूद्वीप कितने लाख योजन का? 1 लाख योजन का। ठीक है, जम्बूद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन, जिसे आप महायोजन समझ रहे हैं। हाँ, कहने में योजन ही आएगा। हमने इसलिए आपको बता दिया था कि पर्वत का द्वीप का विस्तार महायोजन से होता है। ठीक है, तो 1 लाख महायोजन वाला ये क्या है? जम्बूद्वीप है। इस जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं और 6 पर्वत हैं। इतना पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद अगला सूत्र है। अगला सूत्र क्या है? हेमाजुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेममया। सूत्र क्या कह रहा है? ये जो पर्वत हैं कौन कौन से? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिण और शिखरिण, ये 6 पर्वत हैं। ये कैसे हैं? हेम मतलब सोने के, सोने जैसे। कैसे हैं? सोने जैसे। ये पर्वत सोने जैसा है। ठीक है, हिमवन पर्वत। अर्जुन मतलब होती है चांदी। अर्जुन मतलब क्या होती है? चांदी जैसा है दूसरा पर्वत, महाहिमवन। तीसरा पर्वत है तपनीय, तपाए हुए सोने के समान उज्जवल धवल।
जैसे जब सोने को गर्म कर दिया जाता है, चमक जाता है, उसके अंदर की गंदगी निकल जाती है, तो चमकते हुए सोने के समान कौन है? तीसरा पर्वत। फिर आया वैडूर्य। सूत्र के अंदर ही आप देखना, आप सूत्र से मिलाना, हेम अर्जुन, हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य। वैडूर्य मतलब एक मणि होती है चमकती हुई, वैडूर्य मणि, तो वैडूर्य मणि के समान। फिर रजत, रजत मतलब भी होती है चांदी, और ये जो पर्वत है ये चांदी की तरह है, और शिखर पर्वत सिर्फ सोने की तरह आ गया। समझ में आया सूत्र का? एक बार सूत्र देखिए, हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेम, मयाह, इनमय है, इनमय है या इन जैसे है। ठीक है, अधिकतम आचार्यों ने लिखा इन जैसे है, सोने के नहीं है, सोने जैसे है। ध्यान से सुना, ये पर्वत सोने का नहीं है, सोने जैसा है। ये महाहिमन अर्जुन मतलब चांदी नहीं, चांदी का नहीं है, चांदी जैसा है। ये स्वर्ण चमकते हुए तपाए हुए सोने के समान है, सोना नहीं है। ठीक है, ऐसा उन्होंने लिखा। लेकिन आचार्य श्री कहते हैं, अपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री क्या कहते हैं? आचार्य श्री कहते हैं कि अगला सूत्र है मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले तुल्य विस्तारा। इन पर्वतों पर अनेक प्रकार की मणियां लगी हुई है, पूरे पर्वत में मणियां। तो आचार्य श्री ने कहा मणियां कभी भी नकली चीज पर शोभायमान नहीं होती, ये सोने के ही हैं। आचार्य श्री क्या मानते हैं? ये पर्वत सोने का ही है, ये चांदी का ही है, ये तपाए हुए सोने का है, ये वैडूर्य मणि का ही है, ये रजत का ही है, और ये फिर स्वर्ण का ही है। समझ में आया? ये ऐसे ही है। आचार्य श्री क्या कहते हैं? मया शब्द इनमय है। आचार्य श्री मया शब्द का अर्थ क्या निकालते हैं? इनमय है, स्वर्णमय है, स्वर्ण जैसे नहीं है। आचार्य श्री क्या कहते हैं? स्वर्णमय है। लेकिन आपको अन्यत्र ग्रंथों में देखने क्या मिलेगा कि इन जैसे है। ध्यान से सुनना, ये आचार्य श्री का मत है। अब आचार्य श्री भी इतने बड़े साधक हैं, उन्होंने इतना अध्ययन किया है, इतने शास्त्रों का अध्ययन किया है, उन्होंने बहुत अच्छा तर्क तो लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगला सूत्र क्या कह रहा है? मणि विचित्र पार्श्व परिमूले तुल्य विस्तारा, जिनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की मणियां लगी हुई हैं, ऐसा पर्वत कैसे हो सकता है? वो तो सोने का ही हो जब तो मणियां ऊपर शोभित हो। ये दीवार बना दी आपने, और दीवार पर आप स्वर्ण लगा दो, वो मणियां लगा दो, अच्छा लगेगा? पहले दीवार स्वर्ण की बनाओ, फिर उस पर मणियां लगाओ, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इस दीवार पर अगर आप मणि लगाओगे चमकेगी क्या? चमकेगी? नहीं चमकेगी। जैसे आप अंगूठी तैयार करते हैं, अगर आप लोहे की अंगूठी बनवाओ, उस पर मणि लगा दो, अच्छी लगेगी क्या? कम से कम मणि के लिए स्वर्ण तो होना जरूरी है। तो आचार्य श्री का तर्क ये है, और हमारे हिसाब से मैं मानता हूं कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आचार्य श्री इतना अच्छा तर्क दिया कि उन्होंने जो मणि विचित्र पार्श्व मणियां लगी हुई है इनमें, वह मणियां कैसी है? उन पर लगी हुई है, तो उनमय हो गए ये पर्वत। तो अब ये समझो कि ये सोने का पर्वत है, ये चांदी का है, ये तपाए हुए सोने का बिल्कुल चमकता हुआ कांति वाला है, ये है नीलमणि, वैडूर्य मणि, और ये रजत का है, और ये स्वर्ण का है। रजत मतलब चांदी। समझ में आया? तो ये पर्वत के अब पूरा वर्णन अभी जम्बूद्वीप का ही चलेगा, अंदर क्या क्या है सारा वर्णन समझ में आ रहा है। इतना आगे बढ़े। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा। सूत्र कह रहा है ये जो पर्वत है, इन पर्वतों में मणि विचित्र पार्श्वा, मणियां लगी हुई हैं। विचित्र मतलब अनेक अनेक प्रकार की, एक प्रकार की मणि नहीं। पद्ममणि, नीलमणि, वैडूर्य मणि, जितने भी प्रकार की मणियां होती हैं, सारी मणियां इनमें लगी हुई हैं। किसमें? पर्वत में, सभी पर्वतों में। ठीक है। मणि विचित्र पार्श्व, पार्श्व भाग में, पार्श्व भाग क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए पर्वत है, ये पर्वत कैसा है? चौकोर ही मानो।
यहाँ पर भी मणियां लगी हैं और उसके पीछे तरफ भी मणियां लगी हैं। तो ये होता है पार्श्व भाग। जैसे ये दीवार है तो दीवार को इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। अब ये सूत्र कहता है उपरी मूले च तुल्य विस्तार। वास्तविकता में पर्वत तो कैसे होते हैं? आपने पर्वत ऐसे देखे हैं, ऐसे ही देखिए ना, पर्वत कैसे देखे आपने? ऐसे देखे। तो आपकी कल्पना भी ऐसी होगी कि ऐसे ऐसे पर्वत होंगे? नहीं। उपरी मूले च तुल्य विस्तार। उपरी मतलब ऊपर के भाग में, ध्यान से सुनो। उपरी मतलब ऊपर के भाग में, मूले मतलब मूल में, नीचे जमीन में। चा शब्द से लेना है उपरी मूले। मूले मतलब नीचे जड़ और उपरी मतलब ऊपर। चा मतलब बीच में, मध्य में, तुल्य विस्तार वाले हैं। देखो कितना अच्छा सूत्र दे दिया। ऊपरी मतलब ऊपर भी बराबर है। ऐसा नहीं है कि ऊपर पतले हैं नीचे चौड़े हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्वत कैसे हैं? ऊपरी भी जितनी लंबाई यहां से यहां तक की ऐसे पर्वत है, मध्य में भी ऐसे हैं और ऐसे हैं। अब पर्वत की आकृति के लिए दो चीज बताई। अब आपने ये तो कह दिया कि ऊपरी मूले, वो मूले और चा, बाकी के बीच में तो कैसे भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं ये पर्वत, ठीक है। एक आकृति के लिए समझ में आ रहा है? इसका नहीं आ रहा हो तो एक उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं। जैसे हमें कमरे तैयार करने हैं, 1 2 3 4 कमरे, ठीक। वो कमरे आपने तैयार करे तो बीच में दीवार बनाओगे। एक कमरे के बीच में एक दीवार बनेगी, वो दीवार कैसी होगी? ऊपर से नीचे तक तुल्य विस्तार वाली। तो ये खंड हो गए ना क्षेत्र के, उसके विस्तार हो गए, ऐसे ये क्षेत्र के विस्तार हो गए। ये दीवार है, ये समझो दीवार है, इसका नाम पर्वत है। ये हजारों योजन ऊंची है, ठीक है, छोटी मोटी नहीं है, हजारों योजन ऊंची है। अब ये हजारों योजन ऊंची है, इसकी हमें ऊंचाई याद नहीं है, हजारों योजन ऊंची है और सोने की है। हजारों योजन ऊंची है और किसकी है? सोने की है तो, चांदी की है तो, मणियों की है तो, कितनी बहुत बड़ी दीवार है। अभी इसकी चौड़ाई और बताएंगे हम कभी। चलो इतना समझ में आया। फिर दूसरा, एक पर्वत ऐसा भी बन सकता है, उपरी मूले चतुल्य विस्तार। कुछ आकृति ऐसी भी हो सकती है। आपने ये कहा सूत्र में कि ऊपर मध्य में और नीचे तुल्य विस्तार वाला है, बीच में आपने कुछ कहा नहीं, तो ऐसा भी विस्तार हो सकता है। फिर एक विस्तार ऐसा भी बना सकते हैं अपन, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये पर्वत ऐसी आकृति के हैं यहां। इनसे क्या विभाजन हुआ है? इन क्षेत्रों का विभाजन हुआ है। और इन पर्वतों पर मणियां लगी हुई है चारों तरफ, दोनों पार्श्व भागों में। इस तरफ भी मणियां, उस तरफ भी मणियां, विचित्र प्रकार की। एक भी स्थान खाली नहीं है हजारों योजन ऊंचे पर्वत में मणियां लगी हुई है। हाँ, सब में विचित्र प्रकार की, जिनकी कोई कीमत नहीं, ठीक है। समझ में आया? तो एक पर्वत देखो जम्मू कितना सुंदर है, एक पर्वत कितना सुंदर पर्वत होगा वो, ठीक है। इतना समझ में आया? मणि विचित्र पार्श्व परिमूले तुल्य विस्तार, ठीक है। उसके बाद क्या सूत्र है? पद्म महापद्म त्रिगिंचलेसी पुंडरीक महापुंडरीक गंगा सिंधु वो हरदास के साम उपरी। अब उन पर्वतों के ऊपर क्या है? ध्यान से सुनो। हाँ, ये तो पर्वत के नाम दिए ना। हिम्मत पर्वत है, ये सोनी जैसा है, ये महाहिम्मत है, ये अर्जुन जैसा है। हाँ, ये पर्वत हो गए, पर्वतों के नाम दिए। ये जो बीच में नाम, ये जो स्पेस है, ये क्षेत्र है, क्षेत्र, समझ रहे हैं? हाँ, ये समझिए कोई गोले एरिया है, कोई एक पूरा गोले एरिया। आपको कमरे तैयार करने थे 7, कितने कमरे तैयार करने थे? 7। तो 6 दीवार बनाओगे तो 7 कमरे तैयार हो जाएंगे। अरे दीवार तो हमने उदाहरण के लिए बताया, दीवार ही तो पर्वत है।
फिर क्षेत्र, ये क्षेत्र हो गया। इस दीवार से, इस पर्वत से, दीवार हमने उदाहरण के लिए बताया आपको, ये दीवार नहीं, ये पर्वत है। पर्वत को दीवार जैसी आकृति का है बस। ये क्षेत्र हो गया। ये क्षेत्र के बाद एक पर्वत, फिर इस क्षेत्र का विस्तार होगा। नहीं तो क्षेत्र का विस्तार कैसे होगा, अलग अलग कैसे करते हैं, हमको क्षेत्र को अलग अलग तो करना है। 7 क्षेत्र हो गए, 6 पर्वत हो गए। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए अगला सूत्र क्या था? पद्म महापद्म दिग्विजय केसरी। ध्यान से सुने, इन पर्वतों के ऊपर तालाब बने हैं। पर्वत के ऊपर तालाब है, ये हमने बनाया तालाब। ध्यान से देखें, हम इसको जूम कर दें, ये कर दिया हमने जूम, ये बन गया आपका क्या? पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमवत। ठीक, इसके ऊपर तालाब बने हैं। ये तालाब बड़ी विचित्र रचना है जम्बूद्वीप की, अपने जन दर्शन की। अपने यहाँ तालाब गोल होते हैं, चौकोर है, ठीक है। अब इस तालाब का नाम, पहले वाले पर्वत पे जो तालाब है उसका नाम है पद्म। ध्यान से सुनो, महापद्म, तिगिंच, केसरी, पुंडरी, महापुंडरी। हृदय मतलब पर्वत, तालाब। हृदय मतलब तालाब। तेषाम उपरी, तेषाम उपरी मतलब उनके ऊपर। किनके ऊपर? उन पर्वतों के ऊपर। ध्यान से सुनना, उदाहरण से आपको बता देते हैं। ये दीवार है, दीवार के ऊपर बीच में तालाब बना है, फिर उस तरफ दूसरा क्षेत्र है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उनके नाम क्या हैं? पद्म, महापद्म, पद्म, महापद्म, तिगिंच, तिगिंच, केसरी, पुंडरी। पहले महापुंडरी है क्या? पहले महापुंडरी है ना, महापुंडरी और पुंडरी। सूत्र क्या कह रहे हैं? उन पर्वतों के ऊपर पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरी और पुंडरी, ये तालाब बने हुए, तालाबों के नाम हैं। समझ में आया? ये हमने पर्वत बनाया, ये पर्वत का ऊपर का हिस्सा है। ध्यान से सुने, ये पर्वत का कौन सा हिस्सा है? ऊपर का हिस्सा है, उस ऊपर ये तालाब बना है। बताइए, ठीक है? समझ में आया इतना? आगे बढ़े, तेषाम उपरी। फिर क्या कह रहे हैं? अगला सूत्र, प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विष्कम्भो हृदयः। प्रथमो योजन, प्रथमा मतलब पहला। पहला क्या? पहला क्या? तालाब। देखो सूत्र वाइज अगले पिछले सूत्र की बात कर रही है। तो पहला तालाब जो है, अब इस तालाब को हम यहां ले आए, सिर्फ तालाब को, पर्वत हटा दो, अब ये तालाब आ गया। प्रथमो मतलब पहला, प्रथमो योजन दे दो। प्रथमो योजन सहस्रायाम, प्रथमो योजन सहस्रायाम मतलब 1 सहस्र। 1 सहस्र मतलब कितना हुआ? 1000। 1000 योजन लंबा। ठीक, फिर उसके बाद लिखा है तदर्ध, उसका आधा चौड़ा। आधा कितना हो गया? 500 योजन। समझ में आ रहा? ये तालाब कितना है? 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा। ठीक है, प्रथमो योजन सहस्रायामस् तदर्थ विष्कम्भो हृदयः। तद अर्ध उसका आधा, विष्कम्भा मतलब विस्तार है, आधा चौड़ाई हो गई, लंबाई कितनी हो गई? 1000 योजन। समझ में आया इतना? ठीक है, तन्मध्ये योजनम पुष्करम, यही है सूत्र अगला। उसके मध्य में, अब तालाब के मध्य में 10
तालाब की गहराई, तालाब की गहराई कितनी है? 10 योजन। 10 योजन गहरा, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा। ठीक है। तन मध्य योजनम पुष्करम, उस तालाब के मध्य में। देखो अपन कहाँ थे? पहले असंख्यात द्वीप समुद्र के मध्य में आए, जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप से पहुंचे अपन पर्वत पर, पर्वत से आए तालाब पर, तालाब से अब पुष्कर, कमल पर। कमल है ये। तन मध्य योजनम पुष्करम, एक पुष्कर है, एक कमल है। किसके मध्य में? तालाब के मध्य में। 1 योजन वाला। कितने योजन वाला? 1 योजन वाला। अब ये इसमें लघु योजन लगेगा तो 12 किलोमीटर वाला। कितने किलोमीटर का कमल है? कमल 12 किलोमीटर का। कैसा है? पृथ्वी कायक है। कैसा है? वनस्पति कायक नहीं है। क्या है ये? पृथ्वी कायक कमल है। ठीक है। 1 योजन वाला। यहां पर भी असंख्यात कमल है बीच में, और भी उस तालाब में, लेकिन सबसे बड़ा कमल जो बीच में है वो 1 योजन वाला है। तो उनका उनसे कोई मतलब नहीं है, उनमें रहते हैं और लोग, लेकिन बात चल रही है बीच वाले की। समझ में आया? आगे कह रहे हैं योजनम पुष्करम तद्विगुण द्विगुण हृदा पुष्कराणी च। अब ध्यान से सुनो, उससे दुगना दुगना, हृद मतलब तालाब और पुष्कर मतलब कमल, उससे दुगने दुगने विस्तार वाले कमल और तालाब है। ध्यान से सुनो, ये तालाब की लंबाई कितनी थी? 1000 योजन, 500 चौड़ी और 10 योजन गहराई और 1 योजन का कमल। ठीक। आगे बढ़े, दूसरे कमल पर आए। कौन सा? महापद्म कमल। पहले तो तालाब आएगा, महापद्म तालाब, उसके बाद तो महापद्म तालाब की लंबाई कितनी हो गई? 2000 योजन, 1000 योजन चौड़ा, 20 योजन गहरा, 2 योजन का कमल। ठीक। आगे बढ़े, दुगना करें इससे, 4 योजन का ये वाला तिगिंच, 4000 योजन का लंबा, 2000 योजन का चौड़ा, 40 योजन का गहरा और 4 योजन का कमल। समझ में आया विस्तार? तद्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणी च, उससे दुगने दुगने विस्तार वाली है। हृदा मतलब तालाब, पुष्कराणी मतलब कमल। समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां तक ही लगाना, यहां से वापस ऐसा कॉपी हो जाएगा। अभी एक सूत्र आएगा, उत्तरा दक्षिण तुल्य। उत्तर का क्षेत्र जो है वो दक्षिण के जैसा है, तो इसको कॉपी कर देंगे अपन। ऐसे कॉपी करना है। जैसे ये इसको मोड़ देंगे तो कैसा चल जाएगा? यहाँ तो इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ इसके बराबर हो जाएगा और बीच वाला इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये अभी 2 हिस्से हैं, दोनों को ऐसे करेंगे तो ये वाली उंगली इसी वाली उंगली के पास आएगी। समझ रहे हैं? तो ये जो है ये इतना, ये रचना है, ये यहाँ आ जाएगी। ये वाली रचना वो सेकंड वाली के यहाँ आ जाएगी और ये वाली रचना यहाँ आ जाएगी। अब बीच वाली कैसे? यहाँ बीच से मुड़ेगा ना, सुमेरु पर्वत से। वो तो मोड़ने का मतलब मोड़ना नहीं है, मतलब उसका विस्तार बताना कि जो दक्षिण की रचना है जैसी दक्षिण हिस्से में, वैसी ही उत्तर में है। अब ये महाराज अगर उत्तर के होते, अगर उमा स्वामी महाराज अपन उत्तर में होते तो वो उत्तर का वर्णन पहले करते। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। अगर महाराज यहाँ के होते, हम लोग यहाँ रहते होते ऐरावत क्षेत्र में, तो महाराज तत्व सूत्र लिखते तो फिर ये नहीं लिखते कि ये उत्तर दक्षिण तुल्या, फिर वो लिखते दक्षिणा उत्तर तुल्या। अपने को महान बताते। कोई एक विधि है समझाने की कि हम यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने उत्तर जिस क्षेत्र में वो रहते, जिस क्षेत्र में अपन रहते, तो उसका वर्णन पहले दे दिया और उसका बता दिया कि उस तरफ भी वैसा ही है। समझ में आ रहा है? ऐसा। चलिए, हाँ, उंगली फिर 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 1 योजन का कमल, 10 योजन गहरा। समझ रहे? विस्तार समझ में आया? ठीक है। तन्निवासिन्यो दिव्या श्री ह्री भ्रटी कीर्ति
बुद्धि लक्ष्मी पल्लियों को मस्तित है। उन पर देवियां रहती हैं। किन पर? इन कमलों पर, कमल के ऊपर। अब कमल भी तो योजनों का है, पत्थर का कमल है, तो उन पर महल बने हैं। क्या बने हैं? महल बने हैं उन देवियों के। तो अब ये कमल हो गया, ध्यान से सुनना, कमल के ऊपर महल। हाँ, अरे तो योजनों में है भैया। आपके राजस्थान बराबर तो कमल होगा लगभग। हाँ, तो राजस्थान बराबर जब कमल होगा तो उसमें महल बनाने में क्या दिक्कत है? उसमें महल है। हाँ, कमल के ऊपर महल है। लघु योजना नहीं लगेगा तो 12 किलोमीटर का भी मान लो, तो आपका कोटा मान लो, तो कोटा में एक महल नहीं बन सकता क्या बीच में? कोटा कितना बड़ा है? ठीक है, अब ये समझे, श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मियां। अब इस वाले में रहती है श्री नाम की देवी, इस वाले कमल में जो महल बना हुआ है। फिर इसमें ह्री, धृति, इसमें कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ये 6 देवियां निवास करती हैं कमलों पर। इनके महल बने हुए हैं। उन महलों में ये देवियां मुख्य प्रमुख देवी हैं। ऐसे तो बहुत रहती हैं। हाँ, उनका परिवार नहीं होता, लेकिन इन देवियों का हम अभी बताएंगे आपको। इसीलिए हमने, अगर इनका परिवार होता तो उनके पति देव का नाम आता है, इनका नहीं आता, इसीलिए। हाँ, तो यहाँ श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी 6 देवियां, उनका अलग अलग निवास है। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही, बाकी आगे देखेंगे। किनकी? अभी हम बताएंगे। हमने कहा आगे हम लोग पढ़ाई नहीं, आगे पढ़ाएंगे। अगला सूत्र उसी में है, पल्लियों को मस्तितया, पल्लियों को की आयु उसमें है, बताइए। हाँ, तालाब में पानी है ना। अरे इतना तालाब है, इतना पानी है, इतना पानी, उनसे नदियां निकलती हैं। अभी बताएंगे आगे से। हाँ, बताएंगे सर। मीठा पानी। हाँ, जब तो कमल है। नहीं, कमल तो पत्थर का है वो तो। देखो ध्यान से सुनो, अनादिकालीन, ध्यान से सुनो, वो जो तालाब है उनमें पानी है, अनादिकालीन संरचना है। अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी ना। वो कमल भी अनादिकालीन है, ऐसा नहीं कि बाद में बड़ा हुआ हो गया वो। हाँ, पत्थर पृथ्वी का है। हाँ, रहते तो ये है, बाकी की और कौन रहता है इनके साथ? देवियों की आयु क्या है? देवियां किनके साथ रहती है? हाँ, इन क्षेत्र में कौन रहती है बताएंगे। हाँ, ये आगे अभी रुको। मीठा है, सब मीठा पानी है, सब बहुत अच्छा पानी है इनका पानी। अरे ये तालाब भी आप छोटे मोटे तालाब समझते हैं क्या? 100 योजन, 1000 योजन लंबा है। 1000 में 12 किलोमीटर का गुणा करो, 12,000 किलोमीटर लंबा है। 12,000 किलोमीटर आपके भारत से कई गुना लंबा तो तालाब है सब। अरे ये समुद्र कुछ नहीं, अभी बताएंगे ये समुद्र, अभी ये बताएंगे कि ये कहाँ है, अपन रहते कहाँ है, तो अभी तक पहुंचे ही नहीं, पृथ्वी तो कुछ है ही नहीं इसके सामने। ठीक है, तो ये तालाब है। चलिए, बोले जगत कल्याणी पारशांत जुगवाणी माता की जय। इनके चित्र आप लोग बनाते रहे ताकि आपको याद रहेगा। ये इसका अभ्यास करते रहे, सूत्रों का अभ्यास करते रहे, याद हो जाएगी आपको ये सारे सूत्र। मैं देव श्री हरिहंत पूजो सिद्ध पूजो चाव